गुड इवनिंग गाइस। सो हम अपनी पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर की मैगजीन कर रहे थे, तो 2 वीडियो तो मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा तो वो देख सकता है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, तो आपको वहाँ मिल जाएगी। अलग से पीटी 365 कल्चर की लिए बनी हुई है। तो चलिए अभी का फ़िलहाल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी क्या है, जयपुर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दे दिया है। 2017 में ओल्ड अहमदाबाद इंडिया की पहली सिटी बनी थी जिसे हेरिटेज साइट का टैग मिला था। अब जयपुर के ऐड होने से जो नंबर ऑफ़ हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में कितनी हो गई हैं, 38 हो गई हैं। इसके अंडर 30 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स साइट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक कल्चरल होती हैं, एक नेचुरल होती हैं, एक मिक्स होती हैं। ठीक है। जो इंडिया में जयपुर को नॉमिनेट किया है वो इस तरह से किया है, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, अर्बन एग्जाम्पल है इन इंडिजीनियस सिटी प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन साउथ एशिया। मतलब कि कितने अच्छे से अर्बनाइजेशन का भी एग्जाम्पल है और उसमें कितने अच्छे से एशियन भी के फीचर्स भी हैं। ठीक है। तो जयपुर के बारे में देख लेते हैं। जो जयपुर की सिटी है वो आपको पता है राजस्थान में है, इंडिया की राजस्थान की कैपिटल है। ठीक है। तो इसको फाउंड आउट किया था 1727 में सवाई जय सिंह सेकंड ने। ठीक है। जो जयपुर है वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ की जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छा है, और जो इसका आर्किटेक्चर है वो मेनली लेट मिडीवल पीरियड का है। आप देखा जाएगा जो जयपुर की सिटी है वो प्लेन एरिया में, आपको पता होगा नॉर्दर्न प्लेन्स में लाई करती है, जो ग्रिड प्लान की तरह बनी हुई है इन द लाइट ऑफ वैदिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वैदिक आर्किटेक्चर। जो आपको देखने को मिलेगा कि जयपुर का जो अर्बन आर्किटेक्चर है वो मेनली दोनों का मिक्सर है, एंशियंट हिंदू का और मॉडर्न मुगल के आर्किटेक्चर का मिक्सचर है, और इसमें साथ में जो वेस्टर्न कल्चर है उसका भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जयपुर है वो एक तरह की कमर्शियल सिटी भी है। यहाँ पे हर एक चीज़ है, लोकल कमर्शियल भी हैं, आर्टिसन भी हैं और के कोऑपरेटिव ट्रेडिशंस भी हैं। जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंगिबल कल्चर भी हैं, उनका हेरिटेज है जो इसको जयपुर की ओर बढ़ावा देता है। इसमें बहुत मॉन्यूमेंट्स भी हैं, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है, ये आपको पता होगा। गोविंद देव टेम्पल, अमर फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, ये बहुत सारे यहाँ पे क्या हैं, टूरिस्ट प्लेस भी हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है उसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। जो कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि 1972 में अडॉप्ट किया गया था बाय द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनेस्को। जो इसका कन्वेंशन का जो प्राइमरी मिशन है उसका यही है कि हम पहले तो जो हेरिटेज साइट है उसको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है इस कन्वेंशन का वो मेनली 5 C's पे बेस्ड है, क्रेडिटेबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी। ये कन्वेंशन एक तरह का कैटलिस्ट है जो क्या करता है, हेरिटेज प्रिजर्वेशन पे अवेयरनेस को क्या करता है, रेज करता है। जो वर्ल्ड हेरिटेज फंड भी इसके अंडर सेटअप किया गया है, जो क्या करता है, जो स्टेट पार्टीज़ हैं उसको क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ताकि हम जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकें और उन्हें प्रमोट कर सकें। किसी भी सिटी को अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देते हो तो कुछ 2 कंडीशंस है वो होनी चाहिए। पहली बात, उसकी कोई आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए, और उसके बाद उसको कमिट होना चाहिए कि वो अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेगा, कंजर्व करके रखेगा। यूनेस्को देख लेते हैं। यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी, यूएन की ही है जो कि पेरिस में है। इसका पर्पज़ यही है, देखो यूनेस्को के आपको अगर फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं बताती हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेनली क्या है, पीस और सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है, और इसका मेन एम यही है कि वो क्या करे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर सके किस किस फील्ड में, एजुकेशनल में, साइंटिफिक और कल्चर रिफॉर्म्स में, ताकि हम क्या करें, जस्टिस को इंक्रीज़ कर सकें, रूल ऑफ लॉ को हम प्रमोट कर सकें, ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट कर सकें, अलॉन्ग विद द फंडामेंटल फ्रीडम प्रोक्लेम्ड इन द यूएन चार्टर। यूएन और इजराइल ने यूनेस्को को अभी 31 दिसंबर 2018 में छोड़ दिया था। तो आपको पता होना चाहिए यूनेस्को का यूएसए और इजराइल मेंबर नहीं है। कुछ और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में था। शोर टेम्पल ममलापुरम है, ये स्ट्रक्चरल टेम्पल है, ये 700 से 728 AD के बीच में बनाया गया था, ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाया हुआ था। इसको नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने बनाया था द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। तो ये आपको पता होगा, अगर आपने एशियन हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें जो पल्लवा किंगडम के जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड थे उन्होंने इसको बनाया था। अजंता एंड इलोरा केव्स, देखो ये बहुत वैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है अजंता और इलोरा केव, जो कि औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। जो अजंता केव्स हैं वो रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि 2nd सेंचुरी में बने हुए हैं, अबाउट 480 CE में। इलोरा केव्स एक
वन ऑफ द राजा, ये भी रॉक कट मोनेस्ट्री है, टेम्पल के कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसमें कौन कौन से फीचर करते हैं, बुद्धिस्ट को भी फीचर करते हैं, हिंदू को भी, और जैन मोन्यूमेंट्स को, जो 600 से 1000 जो AD में बनाया गया था। तो गाइस यहाँ पे किस तरह से UPSC क्वेश्चन पूछता है, वो ऐसे पूछ लेगा कि जो अजंता केव्स है वो किस किस रिलीजन को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ओनली बुद्धिस्ट, ओनली जैन, या फिर हिंदू बुद्धिस्ट जैन तीनों को करता है। और ऐसे ही इलोरा में पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अजंता सिर्फ बुद्धिस्ट को करती है, जबकि इलोरा बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों को करता है। ठीक है, तो यही से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला देखते हैं महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। आपको पता ही है जब बुद्धा जी ने एनलाइटमेंट अटेन किया था तो वो बोध ट्री के नीचे बैठ के ही किया था। तो महाबोधि टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है ये वन ऑफ द 4, ये जो बुद्धा की लाइफ का एक वन ऑफ द होली साइट्स है जहाँ पे इन्होंने क्या किया, एनलाइटमेंट को अटेन किया था। जो पहला टेम्पल था वो एम्परर अशोका के द्वारा बनाया गया था 3rd सेंचुरी BC में, और जो प्रेजेंट टेम्पल डेट फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी। ये अर्लियर बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि एंटायरली मतलब ब्रिक्स से बनाया गया था। स्टोन चैरियट एट हम्पी, जो स्टोन चैरियट है हम्पी में वो मेनली गरुड़ भगवान जी को डेडिकेट किया गया है, जो कि विटाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ये कर्नाटका में है, तुंगभद्रा रिवर के पास है, हम्पी में है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए तुंगभद्रा रिवर के पास में है, क्योंकि कभी कभी रिवर भी पूछ लेता है। जो हम्पी चैरियट है इसका नेम, टोटल 3 चैरियट्स हैं इंडिया में। तो एक तो हम्पी है, दूसरा कोणार्क टेम्पल है जो कि उड़ीसा में है, और तो एक महाबलीपुरम है जो कि तमिलनाडु में है। तो उसमें से वन ऑफ द ये चैरियट है। ये चैरियट किसने बनाया, विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे कृष्णदेवराया, उन्होंने बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि किसने बनाया था, और इस वन ऑफ द 3 चैरियट है। तो अगले 2 चैरियट कौन है तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी क्या हुआ है, यूनेस्को ने ओरछा सिटी जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो कैलाश मानसरोवर जो इंडिया का पार्ट है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में रखने का फैसला किया है। वो इसलिए किया क्योंकि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने प्रपोजल भेजा था किसको, यूनेस्को को, कि ओरछा सिटी और कैलाश मानसरोवर को क्या किया जाए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पार्ट में हिस्सा मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं ओरछा क्या है। ओरछा कंसीडर किया जाता है ये कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, जो हिस्टोरिकल सेटलमेंट है उसका अपना नाम ओंडोछी, इसका नाम क्या था, लो और हिडन। ये बेटवा रिवर के बैंक्स पे है। इसको जो ओरछा सिटी है वो किंग रुद्र प्रताप सिंह ने बनाया गया था, जो कि बुंडेला डायनेस्टी के थे 16th सेंचुरी में। जो बुंडेला आर्किटेक्चर है उस पर मुगल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये जो फेमस है वो मेनली चंद्रभुज टेम्पल के लिए है, जो कि ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स राजा महल में है। ओरछा में फेमस 2 मीनारें हैं, एक सावन बोलते हैं, एक को भादो बोलते हैं, और इसमें 4 प्लेसेस हैं, जहांगीर पैलेस, राजमहल, शीश महल, राज प्रवीण महल। इनके अपने कंसेप्ट है बंगलोज बनाने के, या स्टोन वर्क विंडोज़ के, या एनिमल स्टैचूज जो कि बुंदेलखंड के कल्चर को क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में ऐसा प्लेस है जहाँ पे भगवान राम को भगवान की तरह नहीं, एक राजा के रूप में वर्शिप किया जाता है, और वहाँ का जो टेम्पल है उसका नाम है श्री राम राजा मंदिर। कैलाश मानसरोवर के लिए देख लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं मिक्स कैटेगरी में। मैंने आपको भी बताया 3 कैटेगरी है, एक नेचुरल, एक कल्चरल, एक मिक्स कैटेगरी। तो हमने जो ओरछा को कल्चरल के लिए रिकॉग्नाइज करने को बोला है, और कैलाश मानसरोवर को मिक्स कैटेगरी के लिए बोला है। इसमें नेचुरल और कल्चर दोनों हेरिटेज साइट्स के फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये मेनली अगर आप देखोगे तो कैलाश मानसरोवर है, इसके ईस्ट में नेपाल है, और नॉर्थ से ये चाइना को बॉर्डर करता है। ठीक है, जो इंडिया का जो कैलाश मानसरोवर है, ये माउंट यहाँ पे कैलाश है, लेक मानसरोवर है, ये मेनली तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना में पड़ता है, और इसके जो साथ में जो डिस्ट्रिक्ट जो लगते हैं वो नेपाल के डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर है, यहाँ से 4 नदियाँ निकलती हैं, आपको पता होना चाहिए, इंदस, ब्रह्मपुत्र, कर्नाली और सतलुज। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हर साल कैलाश यात्रा जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो 2 डिफरेंट रूट से लगते हैं, एक तो लिपू लेक पास जो कि उत्तराखंड में है, और एक नथुला पास सिक्किम में है। अभी आपको पता होना चाहिए जब इंडिया और नेपाल में अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसमें तीन जो पार्ट्स हैं वो जो नेपाल अपना बता रही है, तो उसमें एक लिपू लेक पास भी उसमें से एक है, एक काला पानी है, एक लिपू लेक पास है, और एक और जगह है जिसको नेपाल अपना शो कर रही है। आगे बढ़ते हैं, ईरान कल्चर हेरिटेज। रिसेंटली US प्रेसिडेंट ने ईरान को वार्न किया कि अगर ईरान ने किसी भी अमेरिकन एसेट्स को तोड़ने की कोशिश करी या फिर अटैक करने की कोशिश करी, तो बदले में USA क्या करेगा, जो ईरान की 52 जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो कि ईरान के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिटेल क्या है, ईरान ऑलरेडी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का घर है, जिसमें 10,000 BC से पुरानी भी इमारतें बनी हुई हैं, या फिर कुछ है वहाँ पे जो मेन वहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ईरान में, वो देख लो, मैदान ईमान, मस्जिद जमा इस्फहान में, गोलेतन पैलेस तेहरान में है, पसारगे एंड
परसेपोलिस कैपिटल ऑफ अकामेंट एम्पायर फाउंडेड इन 6 गाइस ये आप पढ़ लेना, ठीक है, मुझे खुद थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है। तख्त सोलेमान, ये जो कि एंशियंट जोरोस्ट्रियन सेंचुरी में है। देखो एक कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ठीक है, किस तरह अगर कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो एक कन्वेंशन है जिसमें आप कल्चरल अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। 1954 में हुआ था। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो फोकस करती है अगर कोई वार्म या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप किस तरह अपने कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करोगे। जो कन्वेंशन ने डिफाइन किया है कल्चर प्रॉपर्टी को, उसमें मूवेबल भी हो सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, जो कि हमारे इंपॉर्टेंस की है, हमारे कल्चर हेरिटेज के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई मोनूमेंट्स हैं आर्किटेक्चर का या आर्ट और हिस्ट्री है या रिलीजियस है, सेकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो इस कन्वेंशन में ऑलरेडी 133 कंट्रीज ने साइन किया गया है। यूएसए, ईरान और इंडिया, ये तीनों इसके सिग्नेटरीज हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। रोम स्टैच्यू ऑफ 1998, ये भी एक ट्रीटी है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की थी, जिसने डिस्क्राइब किया था वार्म क्राइम। वार्म क्राइम मतलब कि आपने इंटेंशनली अटैक करना है किसी के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में। जैसे अभी यूएसए ने बोला है कि अगर तुमने मेरी को ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हारी 52 साइट्स पे अटैक कर दूंगा, तो वो इंटेंशनली है, और वो भी स्पेशली किस पे करेगा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे, ठीक है। तो ये जो इंटेंशनली अटैक करते हैं किसी अगेंस्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के या किसी बिल्डिंग पे जो कि डेडिकेट की जाती है रिलीजन के, आर्किटेक्ट, एजुकेशन, आर्ट या साइंस पे, तो ये उससे डील करता है। 122 कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर हैं। यूएस ने इसका सिग्नेटरी था लेकिन उसने कभी अभी तक रेटिफाइड नहीं किया, और इंडिया ने ना सिग्नेचर किया है और ना रेटिफाई किया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला चलते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। अब क्या है, जो यूनेस्को ने अभी अनाउंस किया है कि मुंबई और हैदराबाद को इंक्लूड किया है अपने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। अब जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है वो टोटल क्या हो गई है, 66 हो गई हैं। देखो और देख लेते हैं न्यूज़ में। मुंबई को जो डेजिग्नेट किया है वो क्रिएटिव सिटी वो फिल्म में किया गया है, और हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किया है। इससे पहले चेन्नई और वाराणसी को सिलेक्ट किया था यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की लिस्ट में, और चेन्नई और वाराणसी को म्यूज़िक में किया हुआ है, और जयपुर को क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट्स में किया हुआ है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है क्या? इस इनिशिएटिव को 2004 में क्रिएट किया गया था ताकि हम कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकें और ऐसी सिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सके, क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई कर सके एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। जो भी सिटीज़ इस नेटवर्क में ऐड होती हैं वो क्या करती हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम करती हैं कि हमें क्रिएटिविटी को बनाए रखना है, कल्चरल इंडस्ट्रीज़ को, वो हमारे डेवलपमेंट प्लान का क्या हार्ट है, ठीक है। बाई ज्वाइनिंग दिस नेटवर्क सिटीज़ कमिट टू शेयरिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपको अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करना है और ऐसी पार्टनरशिप को डेवलप करना है जिसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स को आप इन्वॉल्व कर सको, और अपने क्रिएशन को स्ट्रेंथन करना है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेमिनेशन ऑफ ऑल कल्चर एक्टिविटीज़, गुड्स एंड सर्विस। नेटवर्क में 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइस न्यूज़, ठीक है। यूनेस्को वाली सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं, क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, मीडिया आर्ट्स और लिटरेचर। अभी जो 3 इंडियन सिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है मेंबर ऑफ प्रीवियसली, पहले 3 थी, अब 2 और ऐड हो गया, अब हमारी टोटल 5 हो गई। तो जयपुर को क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट्स में किया था 2015 में, वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक ये भी 2015 में किया था, चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक में किया था 2017 में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो नोडल मिनिस्ट्री है किसकी, यूनेस्को की, रिलेटिंग टू कल्चर। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो यूनेस्को के, पहले तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इंडिया की कौन कौन सी सिटीज़ हैं, आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए मुंबई है, हैदराबाद है, जयपुर है, चेन्नई है, वाराणसी, आपको पता होना चाहिए। फिर ये पूछ सकता है कि भी यार क्या वो सातों के सातों फील्ड्स में इंडिया को मतलब कि मिला हुआ है, या अगर मिला हुआ है तो किस में नहीं मिला हुआ, किस में मिला हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्राफ्ट्स में है हमारे पास, 1 मिनट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्राफ्ट्स में है हमारे पास, म्यूज़िक में भी है, गैस्ट्रोनॉमी में भी है, फिल्म में भी है, हमारे पास 4 फील्ड में है। आर्ट्स में डिज़ाइन में हमें नहीं है, मीडिया आर्ट्स में भी नहीं है और लिटरेचर में नहीं है, इन 3 फील्ड्स में हमारे पास नहीं है। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। आगे स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल्स। देखो गाइस ये फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए किस फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, और उसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अम्बुबाची मेला है, ये अम्बुबाची मेला रिलीजियस फेस्टिवल है, किसका, असम में बनाया जाता है। अम्बुबाची मेला एनुअली फेस्टिवल होता है, ये 4 दिन के लिए रखा जाता है कामाख्या टेम्पल में, जो कि नीलाचल हिल्स में है, गुवाहाटी असम में, और ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे है। कामाख्या टेम्पल एक वन ऑफ द 51 शक्ति श्राइन्स है,
ठीक है। एक्चुअली आपको जब पता होगा, जब जो माता थी शिव की, शिव की पत्नी पार्वती थी, जब वो सती हुई थी, तो ऐसा बोला जाता है जब वो सती होने के बाद उनके हर एक बॉडी के पार्ट तो कहीं ना कहीं गिरे थे, ठीक है, और वहीं पे उनके क्या बन गए, टेम्पल बन गए। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो सती के फीमेल जेनिटल यहाँ गिरा था और यहीं पे इसको पूजा जाता है। तो कामाख्या टेम्पल यही होता है। तो टेम्पल को बिलीव किया जाता है कि वहाँ पे सती की वोम या जेनिटल यहाँ पे फेल हुई थी, और जब वो मतलब कि जब उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए उसी को ये पूछते हैं। इस 4 दिन के इवेंट में ये किया जाता है कि जो गॉडेस हैं या जो कामाख्या जो देवी हैं, वो अपने एनुअल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन वाले फेज से गुजर रही होती हैं। तो इस इवेंट में वो बस इसी को सेलिब्रेट करते हैं। तो देवी कामाख्या को गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी बोलते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है, एक और फेस्टिवल है खारची फेस्टिवल। ये 7 दिन का फेस्टिवल होता है, वीक लॉन्ग फेस्टिवल होता है। ये चतुर्दाश देवता मंदिर में बनाया जाता है, ओल्ड अगरतला त्रिपुरा में बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, 14 गॉड्स को पूजते हैं और एक मदर अर्थ जो हमारी धरती माता है उसको वर्शिप किया जाता है। ये पूजा इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ होते हैं किसके, मदर अर्थ की मेंस्ट्रुएशन के, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें वॉश आउट किया जाता है, उन्हें क्लीन किया जाता है। तो ये पूजा इसलिए बनाई जाती है। 1 हफ्ता चलती है। ये परफॉर्म होती है अम्बुबाची मेला के 15 दिन बाद। अम्बुबाची मेला असम में होता है, उसे हम 4 दिन के तक बनाते हैं जब माता अपने मेंस्ट्रुअल फेज में गुजर रही होती हैं। खारची फेस्टिवल हम तब बनाते हैं टू क्लीन द पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मदर अर्थ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये 15 दिन बाद बनाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें जो 14 गॉड्स को हम वर्शिप करते हैं उन्हें रिवर के सैद्रा रिवर के लेके जाया जाता है। पहले क्या था, जो किंग्स ऑफ त्रिपुरा थे वो पूजा करते थे 14 गॉड्स एंड गॉडेसेस की, लेकिन उसके बाद ये फेस्टिवल हर एक वहाँ का जो आदमी है, कॉमन मैन है, वो बनाने लगा। इस फेस्टिवल में एनिमल सेक्रीफाइस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें मेनली सेक्रीफाइसिंग ऑफ गॉड्स या पिजन्स क्या सेक्रीफाइस किया जाता है। तांत्रिज्म इन इंडिया देखा जाए तो तांत्रिज्म का जो ओरिजिन हुआ वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही है, जो कि 2700 से लेके 1750 BC से है। हाउएवर ये बहुत रिमार्केबल डेवलपमेंट देखा गया रिलीजियस फील्ड एक इंडिया में। जो तांत्रिज्म ने एडमिट किए वुमेन्स को भी, शूद्रास को भी अपने रैंक्स में। ये मेनली यहाँ पे यार आपको पता है ये जादू टोना वाली बातें हैं, इसमें सारे मैजिक रिचुअल्स के होते हैं। ये आइडेंटिटी करता है कि भी यार टू सेटिस्फाई था, कैसे आप अपने मटेरियल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। डिवोटीज ऑफ फिजिकल पोजेशन एंड टू क्योर द डे टू डे डिजीज एंड, वो बाबा नहीं होता झाड़ा मार के कि अरे यार तुम्हें ये बीमारी है, चलो आओ झाड़ा देते हैं, तुम्हारी ये बीमारी सही हो जाएगी। तो इस तरह का ये तांत्रिज्म, ठीक है, जो आपकी डे टू डे आपको बीमारियाँ होती हैं, इंजरीज होती हैं, तो उनको सही करता है। ब्राह्मणिज्म ने अडॉप्ट किया मैनी ऑफ द ट्राइबल रिचुअल्स एंड चार्म्स। तांत्रिज्म ने जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सैविज्म और वैष्णविज्म को भी परमिट किया है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं है, तो आप इसको कोई छोड़ सकते हो। लाहौरोबा को अभी सेलिब्रेट किया जाता है। जो लाहौरोबा है, लाईहरोबा, ये 5 दिन का रिचुअल फेस्टिवल होता है जो मणिपुर की मीती कमेटी बनाती है। जो लाईहरोबा है इसका मतलब होता है फेस्टिविटी ऑफ गॉड्स या तो मैरी मेकिंग ऑफ गॉड। इस फेस्टिवल को इसलिए बनाया जाता है, ये सेलिब्रेट करते हैं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कि हमारा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, तो उसको ये सेलिब्रेट करते हैं। और रिकलेक्शन करते हैं ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। इसमें क्या करते हैं, ये मेनली जो वहाँ के जो स्टेट के भगवान हैं, उनके मणिपुर के जो भगवान हैं उमंग लाई, उनको क्या करते हैं, पूजते हैं। इस फेस्टिवल के वक्त जो भी वहाँ पे मैन वुमेन वो डांस करते हैं गॉड भगवान के सामने, कुछ डांस ड्रामा भी परफॉर्म करते हैं। खम्बा और थोपी उनका नाम है ड्रामा का, हीरो हीरोइन को पॉपुलर फोक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। म्यूज़िक भी गा सकते हो, डांस, रिचुअल्स या ओरल लिटरेचर से। मीतीज़ क्या है, मीतीज़ मेजर एथनिक ग्रुप है मणिपुर के स्टेट का। जो मीतीज़ हैं वो मेनली असम में भी हैं, मेघालय में भी, त्रिपुरा में भी, इवन के बांग्लादेश और म्यांमार के भी एरिया में हैं। आपको पता है मणिपुर हमारी 8th शेड्यूल के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसको 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था। आपको पता होना चाहिए 8th शेड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं। जब 21st अमेंडमेंट एक्ट में हमने उसमें एक लैंग्वेज ऐड करी थी, हाँ 1 मिनट यार, मैं 21st अमेंडमेंट एक्ट में एक लैंग्वेज ऐड करी थी सिंध, हाँ। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट में हमने 3 करी थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने 4 करी थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भी कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई। तो मणिपुरी क्या है, हमारे 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है, ठीक है। तो यही बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
बस गाइस ये दो कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जो कुटुपी, मिजोरम गवर्नमेंट ने भी ऑर्गेनाइज़ किया जो कुटुपी फेस्टिवल, किसमें, इंडिया की 10 स्टेट्स में और साथ में यूएसए, म्यांमार और बांग्लादेश में ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इस इवेंट का यही है, विटनेस करेगा कि वेरियस कल्चरल प्रोग्राम बाय डिफरेंट मिजो ट्राइब, मतलब कि मिजो ट्राइब्स के द्वारा और कितने कल्चरल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इसका ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब ये भी है कि हम क्या कर सकें, जो एक भाईचारे की भावना है उसको हम डाल सकें इंडिया के हर एक लोग में या फिर वर्ल्ड में भी जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिफाई कर सके, स्ट्रेंथन कर सके टू ब्रदरहुड। और भी जो फेस्टिवल हैं जो मिज़ोरम के द्वारा बनाया जाता है, मेमकुट मेनली अगस्त या सितंबर के महीने में बनाया जाता है, जब जो मेज़ क्रॉप होते हैं ना, मैदा, वो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। छप्छरकुट मेनली मार्च के मंथ में बनाया जाता है। एक थ्वांगकुट होता है, ये भी बनाया जाता है। मिज़ोस पीपल क्या है, एक एथनिक ग्रुप है जो मेनली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं या वेस्टर्न बर्मा या ईस्टर्न बांग्लादेश में रहते हैं। इसमें सेवरल एथनिक पीपल्स होते हैं जो वेरियस कुकिन लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी परफॉर्म करते हैं और अपने विलेजेस को फ्रीक्वेंटली मूव करते रहते हैं। इनमें जो प्रोमिनेंट मिज़ो ग्रुप्स हैं वो मेनली लुशाई है, पावीलाई है, लखेर मारा या फिर हमार है, ठीक है। आदि महोत्सव ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये न्यूज़ जो अभी नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है आदि महोत्सव, इसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड का। इस फेस्टिवल में क्या है, एक एग्जीबिशन भी है, सेल भी है, जो भी ट्राइबल्स की जो उनकी मेहनत है, जो उनका हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, पेंटिंग, फैब्रिक, ज्वेलरी, ये सब क्या है उसको एक तरह से शोकेस किया जाएगा और अगर आपको पसंद है तो आप वहाँ से उसको खरीद सकते हैं। थीम क्या है महोत्सव की, अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट, क्यूसाइन एंड कॉमर्स। ये एफर्ट है कि जिस तरह हम ट्राइबल के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कमर्शलाइज़ कर सकें, उन्हें डिजिटलाइज़ कर सकें और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के थ्रू, और हम क्या कर सकें, जो स्किल्स हैं ट्राइब लोगों की उनको भी शोकेस कर सकें, उन्हें अट्रैक्शन लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। ट्राइफेड किया, ये आपको पता होना चाहिए। हमने आई थिंक पहले भी काफ़ी बार ट्राइफेड के बारे में पढ़ा है। ये 1987 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इसका काम यही है कि जो ट्राइबल के प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करती है, उनको डेवलपमेंट करती है, ठीक है, जैसे ट्राइबल आर्ट या क्राफ्ट अंडर द ब्रांड नेम ट्राइब्स इंडिया। ये एक एजेंसी है जो क्या करता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी करती है और इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट करती है। इट प्रमोट्स क्रिएशन ऑफ सप्लाई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, जैसे वेयर हाउस मार्केटिंग या रिलेटेड टू ट्राइबल प्रोडक्ट। इसने इंप्लीमेंट किया वंदन विकास केंद्र स्कीम भी। वंदन विकास केंद्र स्कीम के ही हम पहले पढ़ चुके हैं, नहीं तो आगे भी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। चलिए गाइज आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।